हाँ जी, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो अपने चल रही थी बीबीटी, और बीबीटी अपन ने पूरी पढ़ ली थी। उसकी लिमिटेशंस भी देख ली थी अपने लास्ट क्लास में। और अपने कोवलेंट बॉन्ड चल रहा था। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, जो चीजें बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उनका ही एक विस्तारित रूप एक्सप्लेन कौन करता है? संकरण। यानी बीबीटी से थोड़ा सा ज्यादा उसका विस्तारित रूप ही है ये। और दिया किसने था ये? पॉलिंग ने। तो ऐसे लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। और यह एक काल्पनिक अवधारणा है। काल्पनिक अवधारणा है तथा इसे पॉलिंग द्वारा प्रस्तुत की गई। यानी कि ये वाली जो अवधारणा है या कंसेप्ट है, वो पूरी तरीके से काल्पनिक है। यानी चीजें तो पहले भी थी। यानी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, वो तो पहले से विद्यमान तो थे ही। अपन ने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से देखा कि इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, इसकी ज्यामिति कैसी है। तो इनको समझाने के लिए ही कौन सी कंसेप्ट दिया गया? हाइब्रिडाइजेशन। यानी इसके थ्रू हम समझा सकते हैं कि ये चतुष्फलकीय कैसी बनी, चतुष्फलकीय ही क्यों बनी, इनकी बॉन्ड लेंथ है वो सबकी समान क्यों होती है। यानी जो भी ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन है, ये और ये चारों के चारों बराबर होते हैं, इनके बीच का कोण है वो इतने डिग्री का ही क्यों है। तो ये सारी चीजें संकरण हमें समझाने की कोशिश करता है। ठीक है। अब बीपीटी में अपने क्या देखा था कि जो भी अर्धपूरित कक्षक होते हैं, मान लो कि पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो अर्धपूरित है, आधे आधे भरे हुए हैं, सिर्फ ये ही बंध बनाने में काम में आ रहे थे। ठीक है। पर संकरण क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ ये दो ही काम में, जो खाली है वो भी काम में आ सकता है, जो इससे पहले एस वाला भरा हुआ था वो भी काम में आ सकता है। ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं आगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या होता है? कोई भी परमाणु कितने बंध बना सकता है उसी को क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता बोलते हैं। जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम कितने पे आता है? 4 पे। फिर बोरोन, कार्बन, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो 1s2 2s, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन का लिखें तो 1s2 2s2 2p1, यानी कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 1s2 2s2 2p2, यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, बीबीटी ने अपने को क्या बताया था कि यहाँ पे जो भी अर्धपूरित है, ये वाला है, इसमें तो कोई है ही नहीं, तो ये तो कोई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। और असल में ये बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। बोरोन है, बीबीटी के अकॉर्डिंग इसमें एक ही अर्धपूरित है, ये वाला ही बंध बनाने में काम आएगा। तो इसके बीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये एक ही बंध बनाएगा। और कार्बन बीबीटी के अकॉर्डिंग कितने बंध बना सकता है? 2, क्योंकि 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। पर असल में ये वाला 2 बनाता है बंध,
और ये बोरॉन 3 बनाता है और कार्बन कितने बनाता है, 4 बनाता है। तो पर इसमें अयनिक इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 ही है। तो ऐसा कैसे हुआ, तो यही हमें फिर संक्रमण बताता है कि यहाँ पे जो ये वाली अवस्था है ना इनकी, ये वाली तो होती है तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था, या इसी को बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब ये टू वाला कोर्स है, सेकंड नंबर कोर्स है, तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है कि 2p भी होगा ही, और वो क्या होगा, खाली होगा। तो देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर आगे वाले कक्षक में चला जाता है, ऐसे ही यहां से यहां चला जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा लेकर ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले कक्षक में चला जाएगा, यहां से ये चला जाएगा, यहां से ये चला जाएगा। तो वो वाली अवस्था कौन सी बन जाएगी, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, या इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब उत्तेजित अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बेरिलियम का 1s2। अब देखो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया, तो 2s1 और 2p1। अब 2s में एक ही है और 2p में एक आ गया। ऐसे ही बोरॉन में 1s2 2s2। अब देखो यहाँ पे क्या था, 2p1 था, तो 2s2 यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, तो 2s2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2s1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा p2। ऐसे ऐसे कार्बन का क्या हो जाएगा 1s2 2s1 और 2p3। ऐसे तो देखो अब ये वाला कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 अयनिक हैं तो 2 बना लेगा। बोरॉन कितने बना सकता है, 3। कार्बन कितने बना सकता है, 4। तो यहाँ पे अगर इनकी संयोजकता देखें तो संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता का मतलब कितने बंध बना सकते हैं, संयोजकता वो बेरिलियम की कितनी है, 2। बोरॉन की 3 और कार्बन की 4। और यहाँ पे कितनी थी, बेरिलियम की 0, यानी वीबीटी के अकॉर्डिंग कोई बंध नहीं बनाएगा। और बोरॉन की 1, कार्बन की 2। और एक्चुअल में होती भी इतनी ही है, बेरिलियम के अणु मिलते हैं जैसे कि BeCl2, यानी 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। बोरॉन बोरॉन का एग्जांपल देखो तो जैसे Bf3, तो इसके साथ कितने जुड़े हैं, 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। और कार्बन कार्बन के साथ 4, इसका एग्जांपल तो आप जानते ही हो CH4। ऐसे तो ये हो गई इनकी संयोजकता, रियल संयोजकता, जो कि संकरण अपने को बताता है। ठीक है, यहां तक लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। साथ साथ में खुद के नोट्स बनाते रहा करो, खुद के बनाओगे तो जल्दी याद होंगे।
अब देखो, संकरण की परिभाषा लिखते हैं अपने। संकरण की परिभाषा क्या होती है? कक्षकों में परस्पर मिलकर नए व समान ऊर्जा के कक्षक बनाने की क्षमता को ही संकरण कहा जाता है। यानी कक्षकों में ऐसी क्षमता होती है कि वो आपस में मिलकर नए नए कक्षक बना लेंगे और जिनकी ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। तो इसी क्षमता को क्या बोलते हैं, कक्षकों की क्षमता को क्या बोलते हैं, संकरण। जैसे कि मान लो एक एस कक्षक है, एक पी कक्षक है, दोनों मिलेंगे और समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षक बना लेंगे, संकृत कक्षक। इन वाले कक्षकों को क्या बोलेंगे, संकृत कक्षक। ये क्या है, असंकृत कक्षक। ये एस था और ये पी, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, संकृत कक्षक। ये एसपी हो गया और ये भी क्या हो गया, एसपी हो गया। अब देखो, इन दोनों की आकृति भी सेम है और ऊर्जा भी क्या होगी, सेम। पर यहाँ पे देखो, एस की ऊर्जा अलग होती है, पी की ऊर्जा अलग होती है, और जो संकृत कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जा क्या होगी, लगभग लगभग नहीं, एकदम ही समान होगी। ठीक है, ये अपने आगे देखते जाएंगे धीरे धीरे, वैसे वैसे समझ में आ जाता है, आता जाएगा। और पॉइंट लिख लो। संकरण के कारण बने कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं। यानी जो कक्षक संकरण संकरण की वजह से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, संकृत कक्षक बोलेंगे। ठीक है, ये हो गई संकरण की डेफिनेशन। अब इसके नियम क्या क्या है, यानी जो संकृत कक्षक बनेंगे वो बनने के लिए क्या क्या रूल काम में लेंगे अपने, वो देख लेते हैं। अब इसी में सब हेडिंग लगा लो। संकरण के नियम। पहला नियम, देखो, संकरण करवाने के लिए जो भी कक्षक भाग ले रहे हैं ना, वो कौन से कक्षक होने चाहिए, बाहर वाले कक्षक। अब बाहर वाले कक्षक कौन से होते हैं, यानी कि मान लो कि बोरोन का ही लिखा था अपन ने, 1s2 2s2 2p1, तो बाहर वाला कोष कौन सा हो गया, ये जिसको क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष भी बोलते हैं। तो संकरण के लिए हमेशा संयोजकता कोष के कक्षक ही काम में आएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं। संकरण में एक ही परमाणु के संयोजकता
कोस ये परमाणु कक्षक है। भाग लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो परमाणु होगा ना उसके संयोजकता कोष के परमाणु कक्षक कक्षक भाग लेंगे, न कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा इसी में, देखो संकृत कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, यानी जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही संख्या में क्या बनेंगे, संकृत कक्षक। अब मान लो 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, एक एस है और 2 पी है, तो संकृत कक्षक भी कितने बनेंगे, ये 3 है टोटल, तो संकृत कक्षक भी कितने बनेंगे, 3। यानी जितनी संख्या में परमाणु कक्षक होंगे उतनी ही संख्या में क्या होंगे, संकृत कक्षक बनेंगे, ठीक है। ये लिख लो एक बार। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। तो चाहे अर्धपूरित हो, चाहे पूर्ण पूरित हो, या फिर खाली हो, तो भी भाग ले सकते हैं। अर्थात संकरण में अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं, ठीक है। चाहे खाली हो, चाहे आधा भरा हो, और चाहे पूरा भरा हो, तो भी वो संकरण में भाग ले सकते हैं। और कौन से कक्षक भाग लेंगे, बाहरी कोष वाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संकृत कक्षक परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक होते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एस कक्षक था, एस कक्षक की तो कोई दिशा होती नहीं है क्योंकि गोलाकार है, और पी कक्षक है, पी कक्षक दिशात्मक होता है, यानी जिस दिशा में है उसी दिशा में बंध बनाएगा। और जो संकृत कक्षक है ये असंकृत कक्षकों से की तुलना में ज्यादा दिशात्मक होते हैं, जैसे संकृत कक्षक ये वाला है,
तो ये इसकी तुलना में ज्यादा दिशात्मक है। तो ये जो ज्यादा दिशात्मक होगा वो उतना ही प्रबल बंध बनाएगा। तो जो संकृत कक्षक हैं वो असंकृत कक्षकों की तुलना में ज्यादा प्रबल बंध बनाते हैं। ठीक है। संकृत कक्षक परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक होते हैं। इनकी एक पाली या लोब, लोब जैसे कि पी कक्षक है ना, ये इसमें दो लोब थे, और संकृत कक्षक में सिर्फ एक ही लोब होती है बड़ी, दूसरी छोटी। एक पाली बड़ी तथा दूसरी पाली छोटी होती है। अब एक पाली बड़ी है इसमें, इसी वजह से ज्यादा दिशात्मक है। इसमें दो दो पाली थी तो दोनों डायरेक्शन से आ सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, या सिर्फ एक ही साइड से आ सकता है। जिस साइड इसकी दिशा होगी, इसका मुख होगा, उसी साइड से कक्षक आके जुड़ेगा इसके साथ। दूसरी पाली छोटी होती है। ठीक है, ये हो गए अपने 4 पॉइंट। आगे देखते हैं, इतना लिख लो। अब 5वां पॉइंट देखते हैं। संकरण के आधार पर अणु की ज्यामिति, ज्यामिति में मतलब उसकी संरचना, आकृति, और कितने डिग्री का कोण है, अणु की ज्यामिति निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, अब संकरण के अकॉर्डिंग ही बताएंगे अपने कि कौन सा अणु है, उसकी ज्यामिति कैसी है, लीनियर है या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है या फिर टेट्राहेड्रल है। ये सारी संरचनाएं अपनी देखी एग्जांपल से। पाई बंद बनाने वाले कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते। अब जो कक्षक पाई बंद बनाते हैं ना, वो संकरण में भाग नहीं ले, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। जैसे कि जो भी संकृत कक्षक होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बंध बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा, पाई बंध कभी भी नहीं बनाएगा। पाई बंध सिर्फ असंकृत कक्षक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी परमाणु के लिए एक निश्चित संकरण
निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह है उसकी यह है उसके बाह्य वातावरण पर निर्भर करता है। अब इस वाले पॉइंट का क्या मतलब हुआ, कोई भी परमाणु है उसका ये नहीं कि उसका स्पेसिफिक एक संकरण दे सकते हैं अपने, जैसे मान लो कार्बन है तो कार्बन का ये नहीं कि इसका हाँ एक संकरण दे दिया sp, अब ये कोई भी अणु बनाए हमेशा sp रहेगा, ऐसा नहीं होता। यानी कार्बन जैसा अणु बनाएगा उसके अकॉर्डिंग इसका संकरण भी चेंज होता रहता है, यानी कि इसका sp भी मिल सकता है, sp2 भी मिल सकता है, sp3 भी मिल सकता है, बहुत सारे संकरण मिल सकते हैं एक ही परमाणु के। जैसे CH4 है इसमें sp3 होता है और CH2 है इसमें sp2 होता है, ऐसे। ठीक है, अब ये देखेंगे कि किसका संकरण कब होता है, कौन सा होता है। एक पॉइंट और रह गया, ये लिख लो एक बार। 8वां पॉइंट है ना, विभिन्न प्रकार के संकरणों की बंध सामर्थ्य का क्रम निम्न प्रकार है। यानी जो संकरण है विभिन्न प्रकार के उनकी बंध सामर्थ्य का क्रम क्या होता है, जैसे sp है, sp से ज्यादा sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ऐसे sp3d3। यानी जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही संकरण की बंध सामर्थ्य है वो भी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि इनका जो डायरेक्शनल कैरेक्टर है यानी दिशात्मक कोण है वो बढ़ता जाता है। ये हो गए संकरण के कुछ नियम। एक नियम और है जिससे आप निकाल सकते हो कि किस कोई भी अणु आपको दे रखा है या आयन दे रखा है उसके अंदर कौन सा संकरण है ये पता कर सकते हैं, यहां तक लिख लो। 9th पॉइंट बना के लिख लो, अलग से लिखना चाहो तो अलग से लिख लो। ठीक है, संकरण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम n का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, n का मान। अब n का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है n बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज माइनस कैटाइन प्लस
एनायन। ठीक है, अब इसमें कौन क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है अपना, वी का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, मतलब कि केंद्रीय परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। केंद्रीय परमाणु में संयोजकता लिख लो या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एम क्या है यहाँ पे? एम का मतलब मोनोवेलेंट स्पीशीज, या फिर इसको बोल सकते हैं एक संयोजी प्रजाति। प्रजाति इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे अणु भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। एक संयोजी का मतलब जो सिर्फ एक ही बंध बनाते हैं, वो सारे किस में आएंगे? मोनोवेलेंट स्पीशीज में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, CH3, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटसेट्रा। ये सारे के सारे सिर्फ एक ही बंध बनाते हैं। अगर ये कोई भी अणु अणु या आयन के अंदर है तो इनके लिए m का मान क्या हो जाएगा? मतलब कि इनकी जो भी संख्या होगी वो m का मान हो जाएगा। अब C, ये लिख लो एक बार, फिर ऊपर ही लिख देता हूं। C यहाँ पे है कैटाइनिक चार्ज। कैटाइनिक चार्ज यानी कि धनावेश। कितना धनावेश है? ए का मतलब एनायनिक चार्ज, यानी कि ऋणावेश। कितना ऋणावेश है? जो भी धनावेश होगा उसको घटा देंगे, जो भी ऋणावेश होगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आप कैसे काउंट करोगे अलग अलग परमाणुओं। तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन, कार्बन, ऐसे दूसरे पेन से लिख लो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, अब ये आ गए तो इनके नीचे इनकी पूरी फैमिली आ जाएगी ऐसे।
एल्यूमिनियम, ऐसे इसकी पूरी बोरॉन की पूरी फैमिली। ये रेडियो एक्टिव है, कोई जरूरत है नहीं लिखने की। अब देखो, बोरॉन की पूरी फैमिली है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। ऐसे कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन में 7। अब जो भी फॉर्मूला लिखा था ना अपन ने, वहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अगर बोरॉन की फैमिली में से कोई आ जाए तो वहां पे कितने होंगे? 3। ऐसे कार्बन वाली फैमिली में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन में 7। ठीक है, ये टेबल बना लो आप लोग। ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखते हैं एन के मान से हम संकरण कैसे निकाल सकते हैं। अब मान लो एन का मान अपना आया 2, तो संकरण होगा वहां पे sp। एन का मान आया 3, तो संकरण क्या होगा? sp2। ऐसे ही 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3b, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3b3। एन का मान 2 तो sp, 3 तो sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 का sp3d2 और 7 का sp3d3। अब जब sp संकरण होगा तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी, ये भी लिख लो। इसकी होगी लीनियर या फिर रेखीय। sp2 की होगी समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय या कि ट्राइगोनल लेना है। sp3 होगा, उसकी होगी चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। समतल पिरामिड, ये स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिडल होगी इसकी, तो इसको बोलेंगे वर्ग पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। sp3d2 अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 पंचकोणीय द्विपिरामिड।
पेंटागोनल बाई पिरामिड, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिड। तो ये वाली टेबल आप बना लो। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर उससे संकर्ण हमें कैसे पता चलेगा और संकर्ण से उसकी ज्यामिति कैसे बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट SO4-2। अब देखो एन का मान निकालना है, तो एन का फॉर्मूला क्या था, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज माइनस कैटाइन प्लस एनाइन, ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर। अब सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में कितने थे, ऑक्सीजन फैमिली बनवाई थी ना ये वाली, इसमें कितने थे, 6, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रखेंगे, 6 मोनोवैलेंट स्पीसीज यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम CH3, उनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस कैटायन, यानी कि यहाँ पे कोई कैटायनिक चार्ज तो है ही नहीं, प्लस एनाइन, एनाइन कितना है 2, तो जितना एनाइन होगा उतना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसमें क्या 2 जोड़ देंगे, 6 और 2 कितनी हो गई 8, 8/2, ये क्या आ जाएगा 4, एन का मान कितना आया 4, और 4 आते ही अपने को पता चला गया इसकी ज्यामिति कैसी होगी, नहीं इसका संकर्ण कौन सा होगा sp3, और sp3 की ज्यामिति कैसी होती है चतुष्फलक, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो PO4-3, इसमें निकालो n का मान 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में नाइट्रोजन फैमिली का है, तो यहाँ पे कितने आएंगे 5, प्लस मोनोवैलेंट इसमें कोई भी नहीं है तो 0, कैटाइन चार्ज नहीं है, एनायनिक चार्ज कितना है 3, तो ये भी कितना हो गया 8/2 4, तो इसकी ज्यामिति भी कैसी होगी चतुष्फलक की, और संकर्ण कौन सा होगा sp3, दोनों का सेम होगा। अब कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, वो आप खुद से ट्राई कर लेना। ऐसे कोई भी अणु या आयन आपको दे रखा हो तो उसमें हम संकरण निकाल सकते हैं। दो एग्जांपल हो गए थे अपने, तीसरा NH4+, आपको ट्राई करके देखना, चौथा NH3, पांचवा PCl5, PCl3, सातवां SO3, आठवां NO3-,
नोवा CH4, दसवां SbF5। ये कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कल अपन देखेंगे आगे